नेपाल में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। इस गोलीबारी में करीब 19 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 400 के आसपास लोग घायल भी हुए हैं। लोग इतने गुस्से में है कि वहां के डिप्टी पीएम को दौड़ा दौड़ा कर लोग पीट रहे हैं। नेपाल की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक में आग लगा दी गई है और चारों तरफ बस धुआं ही धुआं हो रहा है। लोग वहां की सरकारी ऑफिसेस तक में हमला कर चुके हैं और वहां की कुर्सी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को लेकर के रोड पर आ चुके हैं। ये प्रोटेस्ट इस लेवल पर खतरनाक हो गया है कि वहां की मंत्री देश छोड़ करके भाग रहे हैं। नेपाल के लोगों का कहना है कि नेपाल गुलाम नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। नेपाल सब कुछ कर सकता है, ये गुलाम नहीं है। यहाँ के नेता चोर है, भ्रष्टाचारी है, सब के सब कामचोर है। ये नेता लोग सब भाग गया, ये नेता लोग कामचोर है, भ्रष्टाचारी है। पर एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? इतना मारपीट, गोलीबारी और वहाँ के पार्लियामेंट तक में आग लगाने के बाद सरकार क्या कर रही है, ये सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ है, इस प्रोटेस्ट का सबसे मेन रीजन क्या है। ये प्रोटेस्ट बहुत सारी कारणों की वजह से किया गया है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा रीजन, एक मेन जो रीजन है, वो है सोशल मीडिया बैन को लेकर के। दरअसल नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली बैन कर दिया है, यानी कि नेपाल से इन 26 के 26 ऐप्स के एक्सेस को नेपाल से खत्म कर दिया गया है। इसमें शामिल है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, स्नैपचैट जैसे बहुत सारे ऐप्स। उन सब के सब ऐप्स की लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रही होगी जो नेपाल में बैन किया गया है। लेकिन नेपाल सरकार ने इन ऐप्स को क्यों बैन किया है? नेपाल सरकार का कहना है कि ये जो सभी के सभी ऐप्स जिनको बैन किया गया है, वो ऐप्स नेपाल में अपना रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ नहीं किया था। इसी वजह से नेपाल सरकार ने एक सप्ताह पहले इन 26 के 26 ऐप्स को नोटिस भेज दिया था, हमारी सरकार के साथ रजिस्टर्ड हो जाओ, यानी कि अगर तुम लोग रजिस्टर नहीं करोगे तो तुम्हारी ऐप्स की एक्सेस को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये 26 के 26 ऐप जिनको नोटिस भेजा गया था नेपाल सरकार की तरफ से, उन 26 के 26 ऐप्स में से कोई एक भी नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया। जी हाँ, नेपाल में कोई भी रजिस्टर नहीं हुआ। इसी वजह से ठीक एक सप्ताह बाद 4 सितंबर को नेपाल सरकार ये 26 के 26 ऐप्स को बैन कर देती है। ये बैन कोई परमानेंट बैन नहीं थी, बल्कि ये कहा गया था कि अगर जो भी रजिस्ट्रेशन अपना करवा लेगा उसको अनबैन कर दिया जाएगा, यानी जो भी कंपनी नेपाल में रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके ऊपर से वो बैन हटा दिया जाएगा। इसी तरीके से पिछले साल भी नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक और भी बहुत सारी ऐप्स को रजिस्टर करने के लिए बोला था और वो सारी की सारी ऐप्स रजिस्टर्ड भी हुई। इसी वजह से इस बार जिन ऐप्स को बैन किया गया था उसमें आपको टिकटॉक का नाम नहीं दिखेगा। एक सवाल जो आप लोगों के मन में उठेगा कि आखिर क्यों नेपाल सरकार इन सभी के सभी ऐप्स से नेपाल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रही है, इससे सरकार का क्या फायदा होगा? तो शायद आपको ऑपरेशन सिंदूर याद होगा। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स जो पाकिस्तान की थी, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही थी, को इंडिया में बैन कर दिया गया था। और जब भी कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करता है उसकी आईडी को भारत सरकार बैन कर देती है, यानी एक तरीके से भारत सरकार का कंट्रोल है इन सोशल मीडिया ऐप्स पर। और वही कंट्रोल नेपाल सरकार भी चाहती है ताकि उसके देश में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन न फैले। अब बैन करने को तो नेपाल सरकार ने इन सभी के सभी ऐप्स को बैन कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मेरा सारा का सारा बिजनेस उसी ऐप्स की वजह से चलता था जो रातों रात खत्म हो गया। इसी तरीके से नेपाल के लोगों का ये भी कहना है कि वैसे ही हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है और जो हम लोग कुछ इन सोशल मीडिया ऐप्स से कमा रहे थे वो भी खत्म कर दिया। एक रिपोर्ट के हिसाब से नेपाल में करीब 13.5 मिलियन फेसबुक यूजर्स है और करीब 3.5 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स है, क्योंकि छोटा नंबर नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है कि बहुत सारे नेपाली लोग इन सोशल मीडिया ऐप्स पर ही फुल्ली डिपेंडेंट थे। इसी वजह से लोग इन सोशल मीडिया बैन के खिलाफ बहुत ही जल्द ग्राउंड पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आए कि उनकी रोजी रोटी इन्हीं ऐप्स की वजह से चलती थी। हालांकि जब लोगों से पूछा गया कि आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब लोगों का ये कहना था कि ये प्रोटेस्ट की शुरुआत सोशल मीडिया बैन की वजह से हुई है। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बहुत सारे रीजंस है। जैसे एक 24 साल के स्टूडेंट कहते हैं कि हम लोग करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक 20 साल के स्टूडेंट कहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट के ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि ये प्रोटेस्ट कोई एक रीजन की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि कई रीजंस है, जैसे सोशल मीडिया बैन, करप्शन, गवर्नमेंट एटीट्यूड, नेपोटिज्म जैसे बहुत सारी रीजंस। लोगों का कहना है कि इन पॉलिटिशियंस के बच्चे एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हम लोगों के पास नए जॉब्स है और करप्शन भी टॉप पर है। इसी वजह से एक प्रोटेस्टर
ने कहा कि इन नेताओं के बच्चे का फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन हमारा क्या। शुरू में तो लोग आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई भी भगदड़ नहीं मची थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल गर्म हुआ और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो में दिख रहा होगा कि कैसे प्रोटेस्टर्स बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये प्रोटेस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब वहां के पुलिस ने सू गैस छोड़े और भी बहुत कुछ किए। ये प्रोटेस्ट नहीं रुकी, जिसकी वजह से 19 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। लोगों की जान जाने लगी तब जाकर के नेपाल सरकार उन सभी सोशल मीडिया एप्स को फिर से अनबैन कर दी। एनजी प्रोटेस्टर्स की डिमांड है कि मास रेजिग्नेशन होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को रिजाइन करना होगा। बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियन घुस चुके हैं। ये प्रोटेस्टर पार्लियामेंट को जलाने लगे तब जाकर के वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा और कुछ मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया। अब आगे आगे देखिए कि नेपाल में क्या क्या होता है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन से हट करके वहां के इंटरनल इंटरेस्ट के ऊपर चला गया है। वहां की इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसीलिए नेपाल में भी बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी। इसीलिए आप लोगों को ये जरूर जानना चाहिए कि ये जेन जी है क्या। इस जेन जी के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बताया हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।